अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे पेरीनेटल ब्रेन इंजरी, जो इसमें जो है ब्रेन इंजरी पेरीनेटल पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज बनती है चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिक डिसेबिलिटी का। हमने कहा कि सेरेब्रल पाल्सी जो टर्म है ये नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक मोटर डेफिसिट होता है, जिसमें स्पास्टिसिटी, डिस्टोनिया, अटेक्सिया या एथिटोसिस और पैरासिस हो जाता है एट्रीब्यूटेड टू द इंजरी अकरिंग ड्यूरिंग द पेरीनेटल या इवन प्रीनेटल पीरियड। तो इसमें जो साइन एंड सिम्टम है वो अपेरेंट नहीं होते बर्थ के टाइम पे, याद रखिएगा, और ये ओनली डिक्लेयर करते हैं देमसेल्फ लेटर, ठीक है, बाद में अपीयर होंगे वेल आफ्टर द कैजुअल इवेंट। अब दो जो मेजर टाइप्स ऑफ इंजरी जो होंगी पेरीनेटल पीरियड के दौरान, वो एक तो हेमरेजेस होते हैं और इन्फार्क्ट्स। ये डिफ़र करते हैं अदरवाइज सिमिलर लेशंस इन द एडल्ट से इन टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से भी ये इन एडल्ट से चेंज हैं, और टिश्यू रिएक्शन जो ये इंजेंडर करेंगे, उस लिहाज से दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एडल्ट वालों में भी और इस पेरीनेटल वाली इंजरी में भी। तो प्रीमेच्योर जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है फॉर द इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज विद इन द जर्मिनल मैट्रिक्स, याद रखिएगा, ठीक है, उसमें मोर ऑफन एडजेसेंट टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल का जो हॉर्न्स होते हैं इसमें एंटीरियर हॉर्न के बिल्कुल करीब जो है ज़्यादा चांस होता है कि इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज हो जाए। हेमरेजेस एक्सटेंड भी कर सकती है वेंट्रिकुलर सिस्टम में और वहाँ से सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, और कभी कभार हाइड्रोसेफेलस करवा सकती हैं। तो इन्फार्क्ट्स जो है ये सुप्रा टेंटोरियल पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर में भी हो सकता है, ठीक है, हेमरेज का हमने डिस्कस किया। अब इन्फार्क्ट्स किस साइड पे हो रहे हैं? सुप्रा टेंटोरियल पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, ठीक है, वाइट मैटर में ही हो रहे हैं वेंट्रिकल्स के अराउंड, लेकिन टेंटोरियम के ऊपर, सुप्रा टेंटोरियल पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर। तो स्पेशली ये प्री मेच्योर इन्फेंट्स में इस साइड पे होंगे। तो रेजिडुअल जो है इस तरह के इन्फार्क्ट्स का, वो याद रखिएगा, चौकी सा येलो प्लैक रह जाएगा पीछे, जो कंसिस्ट कर रहा होगा डिस्क्रीट रीजन्स ऑफ वाइट मैटर नेक्रोसिस का, और उसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। इसका फिगर भी यहाँ पे शोन है 23.15 में। ये पेरीनेटल ब्रेन इंजरी हो गई है इस स्पेसिमेन में पेशेंट से जिसको पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया हुआ है। तो उसमें हमें सेंट्रल फोकस ऑफ वाइट मैटर नज़र आ रहा है नेक्रोसिस का, विथ अ पेरिफेरल रिम है मिनरलाइज्ड एक्सोनल प्रोसेसेस की, ठीक है, कैल्सीफाई हो गए, ठीक है, मिनरलाइज हो गए एक्सोनल प्रोसेसेस। देन कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा सिवियर होगा इनफ टू इन्वॉल्व द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, तो लार्ज सिस्टिक लेजन्स बन जाएंगी थ्रू आउट द हेमिस्फीयर। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो उसमें बड़ी बड़ी फिर सिस्टिक लेजन्स हो जाएंगी अगर इसने ग्रे एंड वाइट दोनों मैटर को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये लार्ज सिस्टिक लेजन थ्रू आउट द हेमिस्फीयर बन सकती हैं, तो उसको अब हम कहेंगे मल्टी सिस्टिक इंसेफेलोपैथी। देखिए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये CNS वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टर्म्स आ रही है, याद करनी है सारी। तो इसको हम मल्टी सिस्टिक इंसेफेलोपैथी कह रहे हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो कि एक्वायर हो सकते हैं ट्रांसप्लेसेंटली या बर्थ के दौरान, तो उनमें प्रोपेंसिटी होती है कि वो डिस्ट्रक्टिव ब्रेन लेजन्स करवा दें। तो हम ये बार बार पढ़ते हैं कि इसमें एजेंट्स जो हैं इस ग्रुप में आ जाते हैं जिनको हम कॉमनली टॉर्च कहते हैं, ठीक है, इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस आ जाता है, जो कि दोनों पैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन भी करवाएंगे अलॉन्ग विद द टिश्यू की इंजरी भी करवा देंगे। तो इनको हम बाद में जो है ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझिए, देखिए हमने सारे कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस और पेरीनेटल ब्रेन इंजरी डिस्कस की। हमने कहा कि मेलफॉर्मेशन ब्रेन की हो सकती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या कोई एक्सटर्नल इंसल्ट हो तो उससे मेलफॉर्मेशन होगी। डेवलपमेंटल जो टाइमिंग होती है और पोजीशन जो है ना इंजरी की, ये डिटरमाइन करेगी उसका पैटर्न भी और कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सी मेलफॉर्मेशन स्टेम करती हैं जब न्यूरल ट्यूब के क्लोजर का फेलियर हो, ठीक है, न्यूरल ट्यूब क्लोज ना कर पाए, इम्प्रॉपरली क्लोज फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर्स होगी, ठीक है, इम्प्रॉपरली फॉर्म होंगे न्यूरल स्ट्रक्चर्स और एल्टर्ड न्यूरोनल माइग्रेशन हो सकती है। पेरीनेटल ब्रेन इंजरी हमने कहा कि दो फॉर्म्स ले सकती है, एक तो इसमें हेमरेज होता है, दूसरा इस्कीमिया। हेमरेज ज़्यादातर जर्मिनल मैट्रिक्स में हमने कहा होगा, और यहाँ पे इसको रिस्क होता है कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टम में चला जा सकता है। दूसरा इस्कीमिया होता है पेरीनेटल ब्रेन इंजरी में, इस्कीमिक इन्फार्क्ट, जो कि पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया करवा सकते हैं, ठीक है, वाइट मैटर में हो रहा था। और लास्ट में हमने कहा कि कुछ इन्फेक्शंस भी जो है ना ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट के दौरान विद द सब्सिक्वेंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड न्यूरोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उन इन्फेक्शंस की वजह से। दैट्स इट। अब हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है विच इज़ द इन्फेक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम एपीड्यूरल एंड सबड्यूरल इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे, मेनिंजाइटिस, पैरेन्काइमल इन्फेक्शंस, प्रायन डिजीजेस।
तो सबसे पहले इन्फेक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखिए हमारा ब्रेन और उसकी जो कवरिंग्स है ना, ये साइट ऑफ इन्फेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। कुछ इन्फेक्शस एजेंट जो हैं उनको रिलेटिव या एब्सोल्यूट प्री डायलेक्शन होती है फॉर द नर्वस सिस्टम, जैसे रेबीज़ को ज़्यादा होती है प्री डायलेक्शन, वाइल बाकी जो हैं वो किसी और मैनी अदर ऑर्गन्स में एज वेल एज ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ओरियस है। तो नर्वस टिश्यू को जो डैमेज है ये कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है डायरेक्ट इंजरी ऑफ द न्यूरॉन्स का, ठीक है। न्यूरॉन्स को जो है डायरेक्ट इंजरी हुई उसकी वजह से नर्वस टिश्यू का डैमेज हो सकता है, या ग्लियल सेल्स को इन्फेक्शियस एजेंट या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से भी डैमेज हो सकता है, या फिर इवन ये नर्वस टिश्यू का डैमेज जो है ना, ये होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स का भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे नर्वस सिस्टम में कैसे रीच करते हैं, सेवरल रूट्स के थ्रू। पहला है हेमेटोजेनस स्प्रेड, ये बाय वे ऑफ आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होता है, ये बहुत ही कॉमन मीन्स है एंट्री का। There can also be retrograde venous spread through the anastomosis between the veins of face and venous sinuses of the skull। हमें पता है कि फेस की जो वेन्स हैं और venous sinuses जो है हमारे स्पेशली कैवर्नस venous sinus जो है उनके दरमियान भी एनास्टोमोसिस है, तो उसके थ्रू रेट्रोग्रेड वीनस स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है इन्फेक्शन, दूसरा डायरेक्ट इम्प्लांटेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबली होता है किसी ओपन या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के वजह से। रेयर केसेस में ये आइट्रोजेनिकली भी होगा, जैसा कि जब माइक्रोब्स जो हैं वो लंबर पंक्चर की नीडल के थ्रू इंट्रोड्यूस हो या फिर सर्जिकल फील्ड में। थर्ड होता है लोकल एक्सटेंशन हो, तो ये किसी इन्फेक्शन ऑफ द स्कल या स्पाइन के थ्रू लोकली एक्सटेंड भी कर सकता है इन्फेक्शन। इसमें सोर्सेज आपने याद रखनी है, एक तो एयर साइनसेस मोस्ट ऑफन जो मैस्टोइड या फ्रंटल, इसके अलावा इन्फेक्टेड टीथ, क्रेनियल या स्पाइनल ओस्टियोमाइलाइटिस अगर हो जाए, और इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन जैसे कि मेनिंजोमाइलोसील में भी हमने पढ़ा कि स्किन जो है वो ऊपर से ओवरलाइन थिन होती है और अल्सरेटेड होती है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन एक्सटेंड कर सकता है लोकली एक्सटेंशन। देन है पेरिफेरल नर्व्स, तो ये भी ना सर्व करती हैं एज अ पाथ फॉर एंट्री ऑफ फ्यू पैथोजेंस, जिसमें एक तो वायरसेस पार्टिकुलरली आ जाते हैं, याद रखिएगा रेबीज़ वायरस और हर्पीस जोस्टर जो है पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं ब्रेन की तरफ। तो अब जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है जो एसोसिएटेड होता है इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, वो चैप्टर 9 में डिस्कस्ड है, जनरल पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले यूनिट में, ठीक है, जो ना कि हमने थर्ड ईयर में डिस्कस किया, ना ही अभी हम फोर्थ ईयर में अभी तक किया है हमने वो चैप्टर, तो कभी टाइम मिला तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जनरल पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो उसमें वैसे बेसिक मैकेनिज्म लिखा हुआ है इंजरी का जो एसोसिएटेड होता है विद इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पे फॉलोइंग सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन जो कि स्पेसिफिक होते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस टेबल में देखें 23.2 टेबल में यहाँ पे कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस गिवन है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, वायरल, फिर रिकेट्शिया, स्पायरोकिट्स एंड फंजा, एंड देन लास्ट में प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपने याद रखना है कि मेनिंजाइटिस जो है ये क्लिनिकल सिंड्रोम कौन सा करवाएगा, अक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस करवाता है। इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म शेरशा कोलाई या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेंट्स में, लेकिन यंग एडल्ट्स में मेनिंजाइटिस याद रखिएगा निजेरिया की वजह से होता है। इन्फेंट्स का अलग कॉज है, ठीक है, शेरशा कोलाई या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, निजेरिया यंग्स में, और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस जो है ओल्डर एडल्ट्स में। इसके अलावा मेनिंजाइटिस जो है वो क्रोनिक मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है, ये एक्यूट थी, क्रोनिक जो है ज़्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। देन है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें एब्सेस भी बन जाती है जो स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफिलोकोकाई की वजह से होती है। इम्पाइमा जो पॉलीमाइक्रोबियल जिसमें स्टेफिलोकोकाई एनारोबिक ग्राम नेगेटिव ये आ जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी मेनिंजाइटिस है जिसमें अक्यूट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉज जो है इंटेरोवायरस की वजह से होता है। मीजल्स जो सब अक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस करवाता है। इन्फ्लुएंजा स्पीशीज़ की वजह से भी होता है मेनिंजाइटिस। लिम्फोसाइटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस। दूसरा वायरल इन्फेक्शन है इंसेफेलाइटिस, ये बहुत ही कॉमन हुआ था, इससे इंसेफेलिटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 की वजह से होता है। साइटोमेगेलो वायरस, HIV, JC पोलियोमा वायरस जिसको प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी करवाता है ये। इसके अलावा एंसेफेलाइटिस जो है वो आर्थ्रोपोड बॉर्न इंसेफेलाइटिस भी करवा सकता है, ठीक है। ये सिंड्रोम भी हो सकता है जो वेस्ट नाइल वायरस की वजह से या बाकी आर्बो वायरस की वजह से होता है। थर्ड वायरल इन्फेक्शन होता है ब्रेन स्टेम का,
और स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, जो कि रेबीज़, पोलियो, वेस्ट नाइल वायरस की वजह से होता है, जिसमें रोम्बोएन्सेफेलाइटिस या स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस होता है। स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस पोलियो की वजह से और रोम्बोएन्सेफेलाइटिस रेबीज़ की वजह से। तो इसमें ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। देन कुछ रिकेट्शिया, स्पायरोकीट्स और फंजाई में भी मेनिंजिटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें बार बार हम पढ़ते हैं रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, ये रिकेट्शिया रिकेट्सी की वजह से होता है। न्यूरोसाइफिलिस जो है ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से। लाइम डिजीज़ जो कि न्यूरोबोरेलियोसिस करवाता है, ये बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी की वजह से। और फंगल मेनिंजाइटिस भी होता है जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस या कैंडिडिया एल्बिकन फंजाई की वजह से होता है। देन लास्ट में मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ, इनसे भी जो है मेनिंजाइटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें सेरेब्रल मलेरिया बहुत कॉमन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से, और अमीबिक एन्सेफेलाइटिस नेग्लेरिया स्पीशीज़ की वजह से, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसके अलावा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी होता है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से, और सिस्टिसर्कोसिस जो है वो टीनिया सोलिम की वजह से। तो ये सारे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो कुछ जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे एपीड्यूरल और सबड्यूरल इन्फेक्शंस की डिटेल है। देखिए, एपीड्यूरल और सबड्यूरल स्पेसेस जो होती है ना, ये भी इन्वॉल्व हो सकती हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, और ये ज़्यादातर यूजुअली डायरेक्ट लोकल स्प्रेड का कॉन्सिक्वेंस होती हैं। तो एपीड्यूरल वाली जो एब्सेस है, ये अराइज करती है किसी एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन से। जैसे अगर किसी को साइनोसाइटिस हुआ है या ओस्टियोमाइलाइटिस, तो वहाँ से एपीड्यूरल एब्सेस बन सकती है, ठीक है। जब एब्सेस होगी तो स्पाइनल एपीड्यूरल स्पेस जो है, अगर इसमें स्पाइनल एपीड्यूरल स्पेस में एब्सेस बन जाए तो ये स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन करवा सकती है और कॉन्स्टिट्यूट करेगी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि उसकी कंप्रेशन हो रही है। स्कल के इन्फेक्शंस या फिर एयर साइनसेस के, ये भी हमारी सब ड्यूरल स्पेस में स्प्रेड कर सकता है और प्रोड्यूस कर देगा सब ड्यूरल इम्पाइमा। तो अंडरलाइंग जो एरेक्नोइड है उसके नीचे वाली और सब एरेक्नोइड जो स्पेसेस हैं, ये ज़्यादातर इसमें अनअफेक्टेड होती हैं, लेकिन लार्ज जो सब ड्यूरल इम्पाइमा बना है ना, ये प्रोड्यूस कर सकता है मास इफेक्ट, ठीक है। इन एडिशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी डेवलप कर सकता है ब्रिजिंग वेन्स के अंदर, जो हमने डिस्कस की, जो क्रॉस कर रही हैं सब ड्यूरल स्पेस को, ठीक है, उनमें जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, जिसके नतीजे में वीनस ओक्लूजन होगी और ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है। अब मोस्ट जो पेशेंट है वो फिब्राइल होते हैं, उनको हेडेक होगा, साथ में नेक स्टिफनेस, और अगर अनट्रीटेड रहा तो ये फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस डेवलप कर सकते हैं, जो कि रेफरेबल है टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जिस साइट पे होगा उस हिसाब से फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस होंगे, लिथार्जी होगी और कोमा। ट्रीटमेंट के साथ जिसमें सर्जिकल ड्रेनेज भी आ जाता है, तो रेजोल्यूशन हो सकती है इम्पाइमा की फ्रॉम द ड्यूरल साइड, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन कंप्लीट हुई तो जो थिकन ड्यूरा है ये ओनली रेजिडुअल फाइंडिंग रहेगा। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट रिकवरी यूजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेनिंजाइटिस होता है क्या, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो कि लेप्टोमेनिंजीज को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। लेप्टोमेनिंजीज हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर को और पाया मैटर को। इसको मैटर नहीं कहते, माटर कहते हैं, ठीक है। माटर मीन्स मदर, जिस तरह मदर इनक्लोज करके रखती है, तो इस तरह से हम इसको, ये मेनिंजीज भी जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को इसको मदर की तरह इनक्लोज करके रखती है, ठीक है। तो उसको माटर कहते हैं। माटर ग्रीक होता है मदर के लिए। तो पाया और जो एरेक्नोइड माटर है, उनको हम साथ में लेप्टोमेनिंजीज कहेंगे। उनकी इन्फ्लामेशन होती है विद इन दी सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। हमने देखा ना कि ड्यूरा होता है, फिर सब एरेक्नोइड होता है एंड देन पाया होता है। तो सब एरेक्नोइड के भी नीचे वाली स्पेस में जो है ना, एरेक्नोइड की अपनी और पाया की दोनों की, यानी लेप्टोमेनिंजीज की जो है वो इन्फ्लामेशन हो रही है सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया अंडरलाइंग ब्रेन के अंदर, उसको अफेक्ट किया, तो इसको हम कहेंगे मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ठीक है, ब्रेन को अगर अफेक्ट किया। तो ये जो टर्म्स है ये ऑल्सो यूज़ की जाती है नॉन इन्फेक्शियस सेटिंग में, जैसे कि केमिकल मेनिंजाइटिस, जो कि नॉन बैक्टीरियल इरिटेंट की वजह से एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे डेब्रिस की वजह से फ्रॉम अ रप्चर्ड एपिडर्मोइड सिस्ट, ठीक है। एक रप्चर हुआ है एपिडर्मोइड सिस्ट, उसमें से डेब्रिस निकली है, वो नॉन बैक्टीरियल इरिटेंट की तरह एक्ट करी, और केमिकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। इवन कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस हो सकता है, जिसमें जो मेटास्टेटिक कैंसर है वो फैल जाता है उसके सेल्स सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, तो फिर वहाँ पे भी लेप्टोमेनिंजीज की इन्फ्लामेशन हो सकती है और मेनिंजाइटिस होगा, उसको हम कहेंगे कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। तो
तो इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस जो है उसको ब्रॉडली वैसे क्लासीफाई किया गया है अक्यूट पायोजेनिक जो कि यूजुअली बैक्टीरियल होता है, और दूसरा एसेप्टिक जो कि यूजुअली वायरल होता है, और क्रोनिक जो कि यूजुअली ट्यूबरक्यूलस, स्पायरोकीटल या फंगल सब टाइप्स है। ठीक है, ये तीन जो है इनमें हमने इसको क्लासीफाई किया है। एग्जामिनेशन हम जो CSF की करेंगे ये ऑफन यूज़फुल रहती है ताकि हम डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द वेरियस कॉजेज़ ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है। ठीक है, CSF को हम एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले है अक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। अच्छा, CSF को जब हम एग्जामिन करेंगे ना तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो उसमें अगर यूटिलाइज हो गया, कम मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को नॉन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, तो फिर वो फंगल भी हो सकती है क्योंकि वो फंगाई वगैरह जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा हम CSF में और भी जो अगर हमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसका मतलब है बैक्टीरियल है, अगर वो नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है वायरल है। इस तरह से हम CSF की एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मोस्ट जो लाइकली कॉज होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का वो पेशेंट की एज के हिसाब से वेरी करता है। ये मैं आपको टेबल में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि नियोनेट्स के अंदर जो है कॉमन ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा शर्षा कोलाई, और ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। ठीक है, एज ग्रुप जो है वो वेरी करेगा। अगर एडोलेसेंट्स में देखें और यंग एडल्ट्स में तो उनमें मेनिंजाइटिस निजेरिया की वजह से होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से। ये बहुत ही कॉमन पैथोजन है। ओल्डर एडल्ट्स में जबकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस कॉमन है। ठीक है, ये कहीं पे आप लिख कर याद कर लें। अक्रॉस एजेस पेशेंट्स टिपिकली शो सिस्टेमिक साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सिस्टेमिकली वो साइन शो करते हैं इन्फेक्शन का, अलॉन्ग उनकी मेनिंजियल इरिटेशन भी हो रही होती है और न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट हो जाएगी जिसमें उनको हेडेक होगा, फोटोफोबिया, इरिटेबिलिटी, क्लाउडिंग ऑफ द कॉशियसनेस और नेक स्टिफनेस। तो लंबर पंचर जब हम करेंगे तो उसमें हमें रिवील होगा इंक्रीज्ड प्रेशर। ठीक है, मेनिंजाइटिस में प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। CSF की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, अक्यूट पायोजेनिक है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो हमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मिलेंगे, और प्रोटीन एलिवेटेड होगा जबकि याद रखिएगा ग्लूकोज रिड्यूस होगा। ठीक, क्योंकि वो यूटिलाइज हो रहा है बाय द बैक्टीरिया। अनट्रीटेड जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होती है अगर इसको ट्रीट ना करें, पस वाला है, तो ये फैटल है और इसमें प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स की जाती है तो मोस्ट पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। मॉर्फोलॉजी देखें, अक्यूट मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि हमें एक्सुडेट एविडेंट होगा विद इन दी लेप्टोमेनिंजीज। ठीक है, उनके सरफेस ऑफ द ब्रेन में लेप्टोमेनिंजीज के अंदर हमें एक्सुडेट मिलेगा अक्यूट मेनिंजाइटिस में। ए फिगर देखें यहाँ पे, इसमें दिखाया गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसमें ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। देखिए ये थिक लेयर सुपरेटिव एक्सुडेट के कवर कर रही है ब्रेन स्टेम को भी और सेरिबेलम को। ठीक है, और थिकन कर रही है लेप्टोमेनिंजीज को। ठीक है, लेप्टोमेनिंजीज यानी पाया एंड एरेक्नोइड मार्टर इनको थिकन कर रही है ये एक्सुडेट। तो एक तो हमें ये इसमें एक्सुडेट मिलेगा। इसके अलावा जो मेनिंजियल वेसल्स हैं ना वो बिल्कुल इनगोज हो जाएंगी और प्रोमिनेंट हमें नज़र आएंगी, और ट्रैक जो है पस का वो भी एक्सटेंड करेगा अलोंग द ब्लड वेसल। ठीक है, देखिए पस जो है वो वेसल्स के अलोंग एक्सटेंड कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक जब हम इसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल जो है वो फिल कर सकता है इंटायर सब एरेक्नोइड स्पेस को, या फिर लेस सिवियर केसेस में वो न्यूट्रोफिल्स जो है कन्फाइंड रह सकते हैं टू द रीजन्स ऑफ एडजेसेंट टू द लेप्टोमेनिंजियल ब्लड वेसल। ठीक है, लेप्टोमेनिंजियल ब्लड वेसल्स के एडजेसेंट में भी हमें साथ में हमें वो न्यूट्रोफिल्स मिल सकते हैं, या फिर वो इवन पूरी की पूरी सब एरेक्नोइड स्पेस को फिल कर सकते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, हमने कहा ना कि सब एरेक्नोइड स्पेस में ही मेनिंजाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन हुई है, तो वहाँ पे होंगे। अब ग्राम स्टेनिंग में हमें रिवील होगा वेरिंग नंबर ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। सिवियर जो इन्वॉल्वमेंट है लेप्टोमेनिंजीज की फ्लेबाइटिस ये लीड कर सकता है कि उससे वीनस ऑक्लूजन हो सकती है और हेमरेजिक इन्फाक्शन अंडरलाइन ब्रेन की। ठीक है, क्योंकि वेन ऑक्लूड हुई, ब्लड सप्लाई भी नहीं गया तो हेमरेजिक इन्फाक्शन होगी अगर बहुत ज़्यादा सिवियर लेप्टोमेनिंजीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। जब मेनिंजाइटिस फल्मिनेंट होगा तो उसमें याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म और जो साथ में एसोसिएटेड इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो स्प्रेड भी कर सकते हैं सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन के अंदर, उसको हम कहेंगे फोकल सेरिब्राइटिस। ये फल्मिनेंट मेनिंजाइटिस में हो रहा है। ठीक है, वो स्प्रेड कर रहा है पूरा ऑर्गेनिज्म भी और इन्फ्लामेटरी सेल, तो फोकल सेरिब्राइटिस हो जाएगा। समटाइम ये लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस बी फिगर में भी देखें, यहाँ पे दिखाया गया है सेरिब्रल एब्सेसेस इन द फ्रंटल लोब वाइट मैटर, जो ये एरो शो कर रहा है। ठीक है, वाइट मैटर के अंदर। देन है कि एक्सटेंशन जो है वेंट्रिकल्स के अंदर,
तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलाइटिस, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसको ट्रीट कर ले हम अर्ली और इफ़ेक्टिवली तो रिजॉल्व जो मेनिंजाइटिस है ये लीव करेगा लिटिल या नो रेजिड्यूम। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भी रह सकता रेजिड्यूम। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ अक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, जिसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कह रहे हैं। दूसरा है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस यानी वायरल मेनिंजाइटिस। देखिए, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एक क्लिनिकल टर्म होती है अक्यूट इलनेस के लिए विथ मेनिंजल साइंस एंड सिम्टम्स भी हमें उसमें मिले जो कि बिलीव हुए हैं टू बी ऑफ वायरल ओरिजिन। ठीक है, इस तरह के साइंस एंड सिम्टम वायरल ओरिजिन की तरह के। तो क्लिनिकल कोर्स इसका इतना फलमिनेंट नहीं होता, लेस फलमिनेंट होगा बनस्पत पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के, और ये टिपिकली सेल्फ लिमिटिंग होती है। इन कंट्रास्ट टू पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, यहाँ पे CSF की जो एग्जामिनेशन है ये ऑफन हमें लिम्फोसाइटोसिस शो करेगी। याद रखिएगा, इसमें लिम्फोसाइट्स बड़े हुए होंगे, मैंने कहा था ना CSF को हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। लिम्फोसाइट्स बड़े हुए होंगे और बहुत थोड़े से मॉडरेट प्रोटीन एलिवेशन भी मिलेगी। वहाँ पे भी हमें एलिवेटेड प्रोटीन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट प्रोटीन एलिवेशन, और यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल भी नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये वायरल है। लेकिन बैक्टीरियल में ग्लूकोज रिड्यूस थी क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें हम बैक्टीरिया को कल्चर नहीं कर सकते एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में। ठीक है, वायरल है ना। तो while an underlying viral agent is suspected, it is often difficult to identify the responsible virus कौन सा है, उसको कल्चर एंड सीरोलॉजिक मेथड के थ्रू हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो एप्लीकेशन जो है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग की, इसका पोटेंशियल है टू चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज केसेस। इसमें कोई भी डिस्टिंक्टिव मैक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स भी हमें नहीं मिलती वायरल मेनिंजाइटिस में, सिवाय कि हमें बस ब्रेन स्वेलिंग मिलती है जो कि ओनली कुछ इंस्टेंसेस में ही मिलती है। माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कोई भी हमें रिकॉग्नाइजेबल एबनॉर्मलिटी भी नहीं मिलती, या फिर माइल्ड टू मॉडरेट लेप्टोमेनिंजियल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिल सकता है। ठीक है, हमने कहा ना थोड़ा लिम्फोसाइटोसिस होगा, तो यहाँ पे हमें लिम्फोसाइट लेप्टोमेनिंजियल इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। देन अगली टाइप आती है क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। तो बहुत से पैथोजेंस जिसमें माइकोबैक्टीरिया भी आ जाता है, कुछ स्पायरोकीट्स और फंगाई, ये क्रॉनिक मेनिंजाइटिस कॉज करवाते हैं। इन्फेक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स के साथ इन्वॉल्व कर सकता है ब्रेन पैरेन्काइमा को। ठीक है, देन अगली टाइप है ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक में ही हम पढ़ें ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस ज़्यादातर मैनिफेस्ट करता है जनरलाइज्ड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेडेक के साथ, मलेज होगा, मेंटल कन्फ्यूजन और वॉमिटिंग। ठीक है, याद रखिएगा सिम्टम। तो इसमें जो है ओनली मॉडरेट इंक्रीज आता है CSF की सेलुलैरिटी में, साथ में मोनोन्यूक्लियर सेल्स या फिर मिक्सचर होगा पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स का। प्रोटीन का लेवल भी इसमें याद रखिएगा एलिवेटेड होगा, ऑफन स्ट्राइकिंग सो द ग्लूकोज कंटेंट इज टिपिकली मॉडरेटली रिड्यूस्ड या नॉर्मल, थोड़ा बहुत रिड्यूस रह सकता है या नॉर्मल रहेगा, ग्लूकोज भी थोड़ी बहुत यूटिलाइज हो रही है। अब इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ जो इन्फेक्शन है ना, ये ऑल्सो रिजल्ट करेगा वेल सर्कमस्क्राइब्ड इंट्रा पैरेन्काइमल मास के अंदर। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोमा बन जाएगा, सर्कमस्क्राइब सा एक मास जो कि मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो ये क्रॉनिक जो ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस है, ये आगे जाके एरेक्नोइड की फाइब्रोसिस करवा सकती है, याद रखिएगा, और हाइड्रोसेफेलस हो सकता है क्योंकि CSF की रिजॉर्प्शन के साथ ही इंटरफेयर करेगा। तो रिजॉर्व नहीं हो पाएगा तो CSF बढ़ जाएगा और हाइड्रोसेफेलस होगा। इसके अलावा एरेक्नोइड फाइब्रोसिस भी होती है इसमें। ठीक है, ट्यूबरक्यूलस मेनिंजाइटिस में। देन अगला हमने कहा कि क्रॉनिक में आता है स्पायरोकीटल इन्फेक्शन, न्यूरोसाइफिलिस, जो कि एक टर्शरी स्टेज होता है साइफिलिस का। ये तकरीबन 10% ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको अनट्रीटेड ट्रिपोनेमा पैलिडम है, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया गया, तो उनको न्यूरोसाइफिलिस हो जाता है, यानी टर्शरी स्टेज आ जाता है साइफिलिस का। अब इन्फेक्शन HIV के साथ इंक्रीज़ कर देता है रिस्क कि उनको डेवलप हो न्यूरोसाइफिलिस, और डिज़ीज़ जो है ऑफन ज़्यादा एग्रेसिव होती है इस सेटिंग में। ठीक है, तो सेवरल पैटर्न ऑफ CNS इन्वॉल्वमेंट होते हैं साइफिलिस की वजह से, जो कि अलोन भी हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले मेनिंजो वास्कुलर न्यूरोसाइफिलिस, ये असल में क्रॉनिक मेनिंजाइटिस होता है, क्रॉनिक ही होता है, जो कि बेस ऑफ द ब्रेन को याद रखिएगा इन्वॉल्व करता है। ठीक है, बेस ऑफ द ब्रेन ऑफन विथ ओब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस भी हो जाएगा, रिच इन द प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेनिंजो वास्कुलर जो न्यूरोसाइफिलिस हो रही है उसमें एंड आर्टराइटिस हो रहा है, साथ में प्लाज्मा सेल्स रिच है और लिम्फोसाइट्स रिच, लेकिन बेस ऑफ द ब्रेन को ये इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, अगली टाइप है पैरेटिक न्यूरोसाइफिलिस। पैरेटिक न्यूरोसाइफिलिस स्टेम करती है पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट से,
बाय द स्पायरोकीट, यानी उसने पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व किया है, और साथ में न्यूरोनल लॉस होगा और बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगी माइक्रोग्लियल सेल्स की। तो क्लिनिकली ये जो फॉर्म है ना डिजीज़ की, ये इंसीडियस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन करवाएगी। ठीक है, मेंटल और फिजिकल फंक्शन तो लॉस हो रहे हैं, लेकिन इंसीडियसली और प्रोग्रेसिवली मूड अल्ट्रेशन भी होगा, जिसमें पेशेंट को डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर होंगे। ठीक है, डिल्यूजन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि डॉक्टर नजीब ने भी लेक्चर में सारे एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। एक टाइप है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, तो इसमें जो है पैरेटिक न्यूरोसाइफिस में उनको मूड अल्ट्रेशन में डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर होंगी, जिसमें किसी दूसरे के बारे में फ़ाल्स बिलीफ होता है कि इसके पास बहुत पावर है, ये वेल्दी है या वो फेमस है। ठीक है, इस तरह का फ़ाल्स बिलीफ होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में। और इसके अलावा इवेंचुअली पैरेटिक न्यूरोसाइफिलिस में सिवियर डिमेंशिया हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, अगली टाइप है टेब्स डोर्सलिस। तो ये रिजल्ट करता है जब हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती है ना, उनका डोर्सल रूट के अंदर डैमेज हो जाए। ठीक है, वो सेंसरी नर्व डैमेज हो जाए तो टेब्स डोर्सलिस हो जाएगा। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें एक तो इम्पेयर्ड जॉइंट पोजीशन सेंस होगा और अटैक्सिया। ठीक है, अपने जॉइंट की पोजीशन सेंस भी इम्पेयर होगी और पेशेंट को अटैक्सिया भी होगा। पेन की सेंसेशन बिल्कुल लॉस हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्किन में और जॉइंट्स को डैमेज होगा। इसको हम चारकॉट जॉइंट्स कहते हैं, याद रखिएगा, चारकॉट जॉइंट्स। बाकी जो इसमें सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हैं पार्टिकुलरली कैरेक्टराइज हुई हैं कि पेशेंट को लाइटनिंग पेन्स होंगे और एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्सेस भी डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं हो पाएंगे। शार्प टीयरिंग सा या स्टैबिंग किस्म का जो पेन होता है उसको हम लाइटनिंग पेन कहते हैं, जो कि टेब्स डोर्सलिस में होता है। ठीक है, देन है न्यूरोबोरिलियोसिस। ये रेफर करता है कि नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो बाय द स्पायरोकीट बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। ठीक है, ये उसको इन्वॉल्व करेगा तो हम उसको न्यूरोबोरिलियोसिस कहते हैं। तो अब इसमें जो कॉजेटिव एजेंट है ये लाइम डिजीज़ का भी है, जो हम पिछले लेक्चर्स में जो है डिस्कस करके आए हैं। न्यूरोलॉजिक साइंस एंड सिम्टम्स जो है इसमें हाईली वेरिएबल होते हैं और उसमें एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है पेशेंट को, फेशियल नर्व की पाल्सीज होंगी, माइल्ड इंसेफेलोपैथी होगी और पोलीन्यूरोपैथीज। ठीक है, ऐसी कंडीशन जो ब्रेन को डिस्फंक्शन करवाए, माइल्ड इंसेफेलोपैथी और पोलीन्यूरोपैथीज भी होंगी न्यूरोबोरिलियोसिस में। देन आता है हमारे पास अगला टॉपिक विच इज़ द फंगल मेनिंजाइटिस। तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस डिस्कस किया, स्पायरोकीटल इन्फेक्शन किया, और अब ये आ जाता है हमारे पास फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगल इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम का राइज दे सकता है क्रोनिक मेनिंजाइटिस को, और बाकी पैथोजेंस के साथ जिस तरह हो रहा था तो ये भी एसोसिएटेड होता है एट टाइम विद द पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेशन